नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर थोड़ा और विस्तार से खोलता हूं बाकियों के मुकाबले, ताकि आप उस खबर के मास्टर होकर निकले और कोई आपको घुमा फिरा न सके। तो आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं, पहले आपको वो बता दूं। मोदी, राहुल, केजरीवाल, कौन देश को झूठ बेच रहा है, आज इसका पूरा विस्तृत ब्यौरा लेकर आया हूं। राहुल और केजरीवाल के चुनावी वादों का रियलिटी टेस्ट करूंगा। केजरीवाल का हिट फॉर्मूला केजरीवाल पर ही कैसे भारी पड़ गया, यह भी बताऊंगा। सिसोदिया नहीं, अरविंद केजरीवाल से सवालों का चैप्टर भी होगा आज। टीचर्स डे पर शिक्षकों की सबसे गहरी पीड़ा का एक स्पेशल चैप्टर भी लाया हूं। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर खोलूंगा पहला चैप्टर। क्रिकेटर अर्शदीप सिंह के विकिपीडिया पेज से छेड़छाड़ के मामले में आईटी मंत्रालय ने विकिपीडिया के अधिकारियों को पेश होने के लिए कहा है। कल एशिया कप में पाकिस्तान से मैच में अर्शदीप सिंह से एक कैच छूट गया था, जिसके बाद अर्शदीप की काफी ट्रोलिंग हुई थी। उनके विकिपीडिया पेज में एडिट करके खालिस्तान लिख दिया गया था। बाद में पता चला कि इसमें पाकिस्तान की साजिश थी, जिसमें पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट से अर्शदीप का नाम लेकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की साजिश की गई। T20 वर्ल्ड कप में भी इसी तरह से पाकिस्तान से हार पर मोहम्मद शमी को, आपको याद होगा, कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया था। दिल्ली के राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ होगा। सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम भी कर्तव्य पथ होगा। सूत्रों के मुताबिक 7 सितंबर को एनडीएमसी ने एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने और सेंट्रल विस्टा के पीछे सोच यही है कि आजादी के 75 साल बाद अब अंग्रेजों से गुलामी का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं रहना चाहिए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंची हैं। 4 दिनों की यात्रा में शेख हसीना पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगी। शेख हसीना ने आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। कल शेख हसीना की मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से होनी है। भारत आने से पहले शेख हसीना ने कई मुद्दों पर भारत सरकार के काम की तारीफ की। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पहली बार दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, फिर उसके बाद विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिलने का भी समय मांगा है। दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश कुमार ने पटना में लालू यादव से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार ने आज यह भी कह दिया कि उनका पीएम बनने का कोई प्लान नहीं है, वो तो विपक्ष की एकता को मजबूत करना चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर हैं। यहां उन्होंने लालबाग के राजा के दर्शन किए। गणपति के दर्शन के लिए सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर भी गए। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने सांसद विधायकों की बैठक में उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को धोखा दिया और जनता के जनादेश का अपमान किया। अमित शाह ने बीएमसी चुनाव में बीजेपी और सहयोगियों को 150 सीट जीतने का लक्ष्य दिया है। झारखंड विधानसभा में सोरेन सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 48 वोट पड़े। बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया। विश्वास मत जीतने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सत्र बुलाया गया। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर उनकी सरकार को अस्थिर करने का आरोप भी लगाया। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस होंगी। प्रधानमंत्री चुनाव में लिज ट्रस ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हरा दिया। कंजर्वेटिव पार्टी की लिज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिज ट्रस को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें विश्वास है आपके नेतृत्व में भारत यूके संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले ही फैसले में लिज ने ब्रिटेन में टैक्स कटौती का ऐलान किया और ब्रिटेन की इकोनॉमी को बेहतर करने का भरोसा दिया। दिल्ली पुलिस ने देश के सबसे बड़े कार चोर अनिल चौहान को गिरफ्तार कर लिया। कार चोर अनिल चौहान पर देश भर में 5000 से ज्यादा कार चुराने का आरोप है। अनिल चौहान को दिल्ली पुलिस ने असम से गिरफ्तार किया है। अनिल चौहान पिछले 27 साल से अपराध कर रहा है। कार चोरी के अलावा उस पर हत्या, आर्म्स एक्ट और स्मगलिंग के मामले भी दर्ज हैं। अनिल चौहान ने कार चोरी के धंधे से बेहिसाब दौलत कमाई और दिल्ली, मुंबई के साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कई प्रॉपर्टी खरीदी। ईडी ने उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया है। पाकिस्तान ने पहली बार किसी आतंकी के शव को स्वीकार किया है। आतंकी तबारक हुसैन 21 अगस्त को नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। भारतीय सेना की गोलीबारी में तबारक हुसैन घायल हो गया, जिसकी शनिवार को मौत हो गई। आतंकी तबारक हुसैन के शव को चक्कादाबाग के गेट से पाकिस्तान को सौंपा गया। इसी के साथ भारत में आतंकवाद फैलाने की पाकिस्तान की कोशिश फिर से दुनिया के सामने जाहिर हो गई।
आतंकी तबारक पीओके के सबस्कोट गांव का रहने वाला था। तबारक को 4 आतंकियों के साथ भारत में फिदायीन हमला करने के लिए भेजा गया था। तो दिन भर के खबरों के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें उन नेताओं का चैप्टर जिनका रेवड़ी कल्चर से मोह नहीं छूट रहा। रेवड़ी कल्चर पर पिछले कुछ महीने से बहुत बहस चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश को आगाह कर रहे हैं कि यह फ्री 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 वाला कल्चर देश के लिए बहुत घातक है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक बोल चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी चल रही है, लेकिन नेता मानने को तैयार नहीं है। बॉस, नेताओं को लगता है कि वोट लेने के लिए सबसे आसान तरीका है फ्री की रेवड़ी बांट दो। आज राहुल गांधी अहमदाबाद में थे, उन्होंने भी गुजरात में फ्री वाले वादे कर दिए। इससे पहले केजरीवाल 2 दिन तक गुजरात में थे, उन्होंने वहां फ्री वाले वादे किए थे, चुनावी वादे, और लाइन लगा दी। अपनी जेब से तो जाना नहीं है, कहीं और से जाना है। आपका हमारा टैक्स का पैसा है, जो मन आए दे दो फ्री में। पहले राहुल गांधी ने गुजरात में क्या वादे किए वो आपको बता देता हूं। राहुल गांधी ने अहमदाबाद में कहा कि चुनाव जीतने पर सभी किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, सबको मुफ्त बिजली। आम लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। किसानों के 3 लाख रुपए तक के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। 3 लाख का हर किसान का कर्ज माफ कर देंगे। कोरोना में जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए की सब्सिडी देंगे। 1000 रुपए में बिकने वाले गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल देंगे। यानी ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिन्हें फ्री में कुछ ना कुछ दे देने का इन्होंने वादा ना किया हो। राहुल गांधी ने आज और क्या ऐलान किया, एक बार वो सुनिए, फिर इन वादों का जरा रियलिटी टेस्ट करके बताऊंगा कि ये वादे आपको सुनने में तो अच्छे लगेंगे, लेकिन इनका क्या खर्च बैठेगा। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, कर्नाटक में किसानों का कर्जा माफ किया। जहां भी हम सरकार में आए, हमने कहा पहला काम सरदार पटेल जी जो करते वो हम करके दिखाएंगे, और हमने कर्जा माफ कर दिया। यहां भी 3 लाख रुपए तक का कर्जा हम माफ करेंगे हर किसान। राहुल गांधी ने जो आज किया, अरविंद केजरीवाल वो शनिवार को कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में ऐलान किया कि चुनाव जीतने पर पुराने सारे बिजली बिल माफ कर देंगे। अब जो चुका भी रहा होगा वो भी कहेगा कि अगर ये आदमी आ गया तो मेरा पिछला बिल माफ हो जाएगा, छोड़ दो, चुकाना बंद कर दो। यही ना करेगा और क्या करेगा, जब आप कह रहे हैं कि सबका माफ कर देंगे, जो देने लायक है उसका भी, जो नहीं देने लायक है उसका भी। हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली भी देंगे। किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं हम 3 लाख कर देंगे, ये कह रहे हैं हम 2 लाख कर देंगे। जिसका जितना मन उतना माफ कर देगा। हर सरपंच को 10,000 रुपए प्रति महीने की सैलरी मिलेगी। हर गांव पंचायत को 10 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। बेरोजगार युवकों को 3,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। 10 लाख युवकों को सरकारी नौकरी दे देगी। अरविंद केजरीवाल इतने पे नहीं रुके, उन्होंने तो यह तक कह दिया कि जिसे जो करना है वो कर ले, हम तो फ्री में देते रहेंगे। एक बार सुनिए पहले। अपने लोगों के लिए अगर मैं अच्छा सरकारी स्कूल बना दूं और कहूं मैं फ्री शिक्षा दूंगा तो कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है केजरीवाल। तुम्हारा इलाज कराने तुम अमेरिका जाते हो, अमेरिका में तुम इतना सारा पैसा खर्च करते हो इलाज कराने के लिए। मैं अपने लोगों के लिए अगर मोहल्ला क्लिनिक बना दूं और कहूं कि फ्री का इलाज करूंगा तो कहते हैं रेवड़ी बांट रहा है केजरीवाल। ये तो इंसाफ है, ये तो नाइंसाफी है। तो फ्री तो देंगे हम लोग, जो तुमने करना कर लो। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं फ्री में तो दूंगा, जो करना कर लो। अच्छा, कह रहे खुद लोग इलाज कराने अमेरिका जाते हैं और यहां लोगों को फ्री में इलाज नहीं मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल खुद अपना इलाज कराने बेंगलुरु जाते हैं, यहां खुद दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में अपना इलाज क्यों नहीं कराते हैं? कोई पलट के पूछे उनसे कि इतना अच्छा मोहल्ला क्लिनिक बनाए हो तो यहीं रहना चाहिए, फिर बार बार बेंगलुरु क्यों जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए? खांसी का इलाज कराने भी बेंगलुरु गए थे, यहीं करा लेते। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का ऐलान आपने सुन लिया, ये तो आपको सब जगह लोग सुना भी देंगे। अब जरा इस पर खर्च कितना आएगा इसको सुनिए, तब ना समझ में आएगा कि आपको फ्री में दे रहे हैं, उस फ्री की कीमत होती है
फ्री में कुछ नहीं मिलता, और जो वो फ्री ऐसा होता है कि जो सबको मिल जाएगा, वो तो कभी फ्री नहीं होता। तो जरा उसकी कीमत आपको बता देता हूं कि पहले राहुल गांधी ने जो वादे किए उसकी कीमत सुनिए। राहुल के वादों की कीमत सुनिए, कितना खर्च बैठेगा। कहने में क्या जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि जो कोरोना से मरे लोग हैं, कोरोना से मौत हुई, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम आपको 4 लाख रुपया देंगे। 4 लाख। अब इसका खर्च कितना बैठेगा? खर्च बैठेगा कुल 1,02,000 लोगों की मौत हुई गुजरात के अंदर, तो इसका खर्च करीब बैठेगा 4,080 करोड़ रुपए। 4 लाख लोगों को मुआवजा देने का। फिर वादा किया, दूसरा वादा, ये नंबर 1, ये नंबर 2, वादा किया दुग्ध उत्पाद पर 5 रुपीस की सब्सिडी देंगे। ठीक है, इस पे कितना खर्च बैठेगा? गुजरात में रोजाना दुग्ध उत्पादन 3 करोड़ लीटर डेली का है, तो एनुअल खर्च जो आएगा प्रति वर्ष इसको देने में, वो खर्च बैठेगा 27,000 करोड़ रुपए सालाना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गैस पर सब्सिडी, गैस सब्सिडी देंगे। कितना? 500 रुपया। बोले कि हर गैस सिलेंडर पे 500 रुपया की सब्सिडी देंगे। एलपीजी उपभोक्ता कितने हैं? 10,80,000। तो खर्च कितना आएगा? हर एक बार अगर आप रिफिल कराइएगा, सबका एक बार का देंगे तो 5400 करोड़। और एवरेज पकड़ लीजिए कि हर 2 महीने में एक आदमी एक सिलेंडर रिफिल कराता होगा, तो खर्च जो एवरेज खर्च बैठेगा पर 32,400 करोड़ रुपया 6 सिलेंडर का मान रहा हूं। कुछ लोग इससे ज्यादा भी करा सकते हैं। तो 32,400 करोड़ रुपया का सब्सिडी वो बांट देंगे सिलेंडर पे। फिर 300 यूनिट फ्री बिजली बोले, 300 यूनिट फ्री बिजली। इस पे कितना खर्च बैठेगा भैया? इस पे खर्च बैठेगा प्रति वर्ष करीब 8700 करोड़ रुपया, 8700 करोड़। 3 लाख तक का किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, और 16,74,000 किसान हैं, और 55,000 करोड़ का 55,000 करोड़ का कर्ज है किसानों का। सोच लीजिए, ये पहले से। तो अगर आप ये सारा मिला दीजिए तो राहुल जी के वादों का बिल जो बैठेगा, जो आप और हम चुकाएंगे, ये नहीं चुकाएंगे क्योंकि हमारे और आपके टैक्स से जाएगा, ये 1.25 लाख करोड़, यानी 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा इनको अपना वादा पूरा करने के लिए खर्च करना पड़ेगा गुजरात के अंदर। अगर इनकी सरकार बनी, 1.25 लाख करोड़ का ये फ्री भी बांटने की बात करके आ गए। तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे। अब ये 1.25 लाख करोड़ गुजरात के पास है या नहीं, अभी जरा बताऊंगा। अभी जरा पहले केजरीवाल का फ्री वादा का जो बिल फाड़े हैं, केजरीवाल का बिल देखिए। केजरीवाल का बिल, उनका बिल बैठेगा भैया, उन्होंने कहा 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे पढ़े लिखे बेरोजगार को। तो बेरोजगारी भत्ता में कितना बैठ जाएगा? तो बेरोजगारी भत्ता करीब बैठेगा 1,300 करोड़ रुपए, 1,300 करोड़। इतना का बेरोजगारी भत्ता बांटेंगे। फिर उन्होंने कहा 300 यूनिट फ्री बिजली पे कितना बैठेगा खर्चा? ये बैठेगा 8700 करोड़ रुपए। उन्होंने भी कहा फ्री बिजली दे देंगे 300 यूनिट। फिर किसानों का कर्ज माफ करेंगे 2 लाख तक का। किसान का कर्ज 55,000 करोड़। ये कुल कर्ज जो वहां पर है वो आपको बता दिया। फिर बोले हर गांव पंचायत को 10,000 रुपए का 10 लाख रुपए का अनुदान देंगे। हर गांव पंचायत को 10 लाख रुपए का अनुदान। और कुल ग्राम पंचायत है 14,355। तो ग्राम पंचायत को कितना दे देंगे?
ग्राम पंचायत को खर्च बैठेगा करीब करीब 1435 करोड़ रुपए, और सरपंच को भी 10,000 रुपए देंगे। तो अगर वो भी सरपंच वाला भी यहां अगर जोड़ दीजिए तो आपको बताता हूं, राहुल जी का बिल आपको बताया था 1.25 लाख करोड़। केजरीवाल जी जो वादे करके आए हैं वो उनका है 80,000 करोड़ प्लस। इतने का वो वादा करके आए हैं कि भाई इतना जो है हम आपको फ्री में बांट देंगे। अब बोल रहे हैं कि यार देंगे फ्री, कोई नहीं रोक सकता। ये तो आपने देख लिया। अब गुजरात का बजट है, आप कह रहे हैं कि हम 20 दोस्त को ले जाएंगे और सबको 5 स्टार में खाना खिलाओ, कौन मना कर रहा है? पॉकेट में पैसा है कि नहीं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि सबसे वहां बर्तन धुलवाओगे। 2022-23 के मुताबिक गुजरात का बजट देखिए, 2022-23 गुजरात का बजट बैठता है 2022-23 के लिए 2,18,408 करोड़। ठीक है, 2,18,408 करोड़ का बजट है गुजरात का। और गुजरात पे कर्ज कितना है? कर्ज है गुजरात के ऊपर 3,08,000 करोड़। मतलब जितना बजट है उससे ज्यादा के कर्ज में है गुजरात। और ब्याज देने में खर्च होते हैं 27,120 करोड़ रुपए। इतना तो ब्याज देती है गुजरात की सरकार। दूसरे तमाम खर्च हैं, शिक्षा, खेल, संस्कृति, शहरी विकास, फलाना ढिमकाना तरीके 10 तरह के खर्च हैं। अब मुझे बताइए कि जब 2,18,408 करोड़ रुपए का बजट है तब राज्य पर 3 लाख करोड़ का कर्जा बैठा हुआ है। ये लोग कह रहे हैं कि इस 2,18,000 करोड़ में से ये भाई साहब 1.25 लाख करोड़ जो है वो फ्री में बांट देंगे, ये भाई साहब 80,000 करोड़ रुपया प्लस जो है वो फ्री में बांट देंगे। तो ये जो 3 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा हुआ है ये कौन चुकाएगा? कौन चुकाएगा बॉस? ब्याज देने के लिए भी जो है लाले पड़ जाएंगे, ये हालत हो जाएगी। लेकिन बोल आए, बोलने में क्या जाता है? कौन पाठशाला की तरह जो है वो समझाने जाएगा कि क्या खर्चा बैठेगा? बोल दो फ्री में और चौड़ा होकर बोल दो कि हम तो देंगे, देखो कौन रोकता है। ये इस देश में हालत हो रही है। भारत में मुफ्त वाली राजनीति यानी फ्रीबीज पॉलिटिक्स के चलते पहले ही कई राज्य भारी कर्ज में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्टेट फाइनेंसेस और रिस्क एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में किस राज्य में अपनी जीडीपी की तुलना में कितना कर्ज है, आपको याद दिला देता हूं। पंजाब, वहां पर जो उसकी अपनी स्टेट की जीडीपी है उसका 53% से ज्यादा कर्ज है। राजस्थान में 39.5% का कर्ज है। बिहार में करीब 39% है। केरल में 37% का कर्जा चढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में करीब 35% है। बंगाल में करीब 34.5% है। झारखंड में 33% है। आंध्र प्रदेश में 32.5% है। मध्य प्रदेश में जीडीपी का 31% से ज्यादा कर्ज है। हरियाणा में 29.4% है। अभी इसमें गुजरात का नाम नहीं चढ़ा है। लेकिन अगर ऐसे ही फ्री की योजनाएं शुरू कीजिएगा और इतना इतना पैसा जो है वो फ्री में, तो अरे तुम भी रखो, जरूरत है नहीं है, कौन उसको लेने लायक है कौन नहीं है, सबको दे देंगे, तो इसमें लिस्ट में गुजरात भी आएगा। राज्यों पर लगातार बढ़ रहे कर्ज की वजह से फ्री रेबड़ियों का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट फ्री कल्चर पर कड़ी टिप्पणी कर चुका है। 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुफ्त के वादे करना अतार्किक है। यह एक गंभीर समस्या है। इन दिनों हर किसी को मुफ्त वाले वादे करने हैं। कोई भी राजनीतिक दल इसे बंद नहीं करना चाहता। हम सिर्फ इसे एक ऐसी समस्या नहीं देख रहे जिसमें चुनाव के वक्त होती है, हम इसे देश की आर्थिक सेहत से जोड़कर देख रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट फ्री और रेवड़ी कल्चर को समस्या बता रहा है और हमारे नेताओं को फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब तक फ्री की योजनाओं पर राज्य के चुनाव के ऐलान होते आए। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने लोकसभा में नॉन बीजेपी सरकार बनने पर पूरे देश के किसानों को फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया। निजामाबाद की एक रैली में केसीआर ने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में गैर बीजेपी सरकार बनती है
तो वादा करता हूं कि पूरे देश के हर किसान को मुफ्त बिजली दूंगा। सुनिए, चलिए बाइट बाद में सुना दूंगा। वादा कर रहे हैं सबको फ्री में बिजली दे देंगे अगर 2024 में नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बने तो। सुन के मजा आ गया होगा, फ्री बिजली मिलेगा। वादा करने वाले का ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखिएगा। जो लोग फ्री बिजली का वादा कर रहे हैं उनकी सरकारें खुद डिस्कॉम का बकाया नहीं चुका पा रही हैं। तेलंगाना जहां के ये मुख्यमंत्री हैं, जरा सुनिए, आपको कह रहे हैं हम पूरे देश में फ्री में बांट देंगे बिजली किसानों को। तेलंगाना की हालत क्या है? तेलंगाना की हालत यह है कि 2 डिस्कॉम्स जो हैं, यानी डिस्कॉम्स कौन? वो कंपनियां जो आपके घर तक बिजली पहुंचाती हैं, उन डिस्कॉम्स का 11,935 करोड़ रुपया का कर्ज है, यह बकाया है। तो अपने राज्य में बिजली पहुंचाने वाली कंपनी का 11,935 करोड़ रुपया इनसे चुकाया नहीं जा रहा। पूरे देश में फ्री बिजली बांट देंगे किसानों को। और जो जनरेशन कंपनी है जो बिजली बना रही है, जनरेशन कंपनी जो बिजली बना रही है, उसका कितना बकाया है तेलंगाना में? उसका बकाया है 7,388 करोड़ रुपया। तो अपने राज्य में आपसे ना बिजली बांटने वाली कंपनियों का कर्जा चुकाया जा रहा है, ना बिजली बनाने वाली कंपनियों का कर्जा चुकाया जा रहा है, और पूरे देश में बांट दिए। मोदी को हटाओ, हम आएंगे फ्री में बिजली बांटेंगे। अरे पहले अपना कर्जा चुका के दिखाओ ना, उसके बाद देश में बात करना कि कैसे तुम पूरे देश को बांट दोगे फ्री बिजली। विपक्ष की दिक्कत यह है कि मोदी विरोध में वो जिस तरह का एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एजेंडा चल नहीं रहा। मोदी विरोध का एक और एजेंडा फ्लॉप हो गया, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था आज से 8 साल पहले दुनिया में 10वें नंबर पर थी, वो अब 5वें नंबर पर आ गई। जिन नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है इनको कुछ समझ में नहीं आता है, इनको अर्थव्यवस्था समझ में आती है, इनको ABCD नहीं आता है, GST ले ये वो, जो लोग अपने राज्यों की हालत नहीं सुधार पा रहे वो सवाल उठाते हैं। और नरेंद्र मोदी ने बीते 8 साल में क्या किया है, आर्थिक रूप से भारत को कितना ताकतवर बनाया है, कोरोना के संकट काल के बाद भारत को कैसे खड़ा किया है, उसको सुनिए। भारत ने अंग्रेजों को पीछे छोड़ा है। जिन अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत को गुलाम बनाकर रखा, आज वो भारत के पीछे खड़े हैं। सोचिए, एक भारतीय के लिए कितने गर्व की बात है कि जिन्होंने हम पर 200 साल राज किया, हमको स्ट्रॉ डाल के चूस लिया, नहीं तो आज हम कहां होते। आज सोचिए वो हमसे पीछे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था 2014 में, आपको पता है, भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था 2014 में दुनिया में रैंकिंग थी, 10वीं रैंकिंग थी। और आज 2022 में हम खड़े हैं, कोरोना जैसा संकट काल झेलने के बाद भी भारत 5वें नंबर पर है। 5 पायदान ऊपर आ गया है। यह है भारत की अर्थव्यवस्था। और भारत से आगे कौन है? सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी। ब्रिटेन को हमने पीछे किया है। और ब्रिटेन की जो GDP है अप्रैल जून में, ये अप्रैल जून का बता रहा हूं, अप्रैल से जून, ब्रिटेन की GDP बैठती है करीब करीब 763 अरब डॉलर। और भारत की GDP इसी समय में कितनी है? भारत की 823 अरब डॉलर। बहुत बड़ा मार्जिन है जो पीछे छोड़ा, 763 अरब और कहां 823 अरब डॉलर। यह है नया भारत। और 2026 तक IMF का अनुमान है, यह IMF का अनुमान सुनिए, IMF कह रहा है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, उसका अनुमान है कि 2026 तक भारत क्या हो जाएगा? 5 ट्रिलियन डॉलर, यह भारत की इकोनॉमी हो जाएगी 2026 आते आते। और ब्रिटेन की रह जाएगी 4.3 ट्रिलियन।
मतलब बहुत पीछे। कहां हम 5 ट्रिलियन, कहां 4.3 ट्रिलियन। और 2022 की दूसरी तिमाही में ब्रिटेन जो है उसकी अर्थव्यवस्था माइनस में थी, हम 13.5% से ग्रो किए। एसबीआई के रिसर्च पेपर के मुताबिक 2029 में भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर होगी दुनिया में। और कुछ लोग कहते हैं भारत श्रीलंका बनने वाला था या बनने वाला है। मैं तो आपसे कहता हूं, ये जो लोग कहते हैं कि भारत श्रीलंका बन रहा है, भारत श्रीलंका बन रहा है, और आपके पास खबर आती है कि भारत जो है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, तो आपके पास ये मौका है उन नेताओं को, उन सो कॉल्ड तथाकथित पत्रकारों को पहचानने का कि क्या वो वाकई देश के साथ खड़े हैं। कौन किसकी गोद में बैठा है, ये आपके लिए पहचानने का वक्त है। ये सब लिटमस टेस्ट होता है। उनसे पलट के पूछिए कि तुम तो कह रहे थे कि श्रीलंका बन रहा है, ये तो अब ब्रिटेन को पीछे छोड़कर ऊपर चला गया, सब कह रहे हैं नंबर 3 इकोनॉमी बन जाएगा 2029 तक। कैसे? इसका मतलब तुम झूठ बोलते थे। ये पूछना शुरू कीजिए, नहीं तो वो एजेंडा चलाते रहेंगे और आप गोल गोल जो है चकरगिन्नी की तरह घूमते रहिएगा। भारत और भारतीयों की आर्थिक ताकत को आप लंदन से आई खबर से समझिए। लंदन में भारतीयों की प्रॉपर्टी अब ब्रिटिश लोगों से भी ज्यादा हो गई है। लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में भारतीयों ने अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया है। लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने वालों में वो भारतीय शामिल हैं जो यूके में दशकों से रह रहे हैं। इसके अलावा भारत में रह रहे निवेशक भी लंदन में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। लंदन में 1, 2 या 3 बेडरूम अपार्टमेंट के लिए भारतीय 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक खर्च कर रहे हैं। 2022 में 10% भारतीय लंदन में नया घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। यह है भारत की ताकत। और कुछ लोग इसी चक्कर में है कि कैसे घुमाओ और 2024 में कुर्सी हिलाओ। देश भी कोई चीज होती है बॉस। पाठशाला में अब दिल्ली की शराब नीति पर नए आरोपों का चैप्टर। एक वक्त था जब स्टिंग ऑपरेशन अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स का स्टाइल था। याद नहीं, अरविंद केजरीवाल क्या बोलते थे? जो गलत काम करे जी उसका वीडियो बना लो और फिर वीडियो बनाकर मुझे दे दो जी, हम इस पर एक्शन लेंगे। लेकिन अब ऐसे ही स्टिंग ऑपरेशन अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत बन रहा है, क्योंकि बीजेपी ने आज शराब नीति को लेकर एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में दावा किया गया है कि इसमें शराब नीति के केस में एक आरोपी के पिता की गवाही है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि कैसे शराब के ठेके के लिए फिक्स कमीशन ली गई। जिस आरोपी के पिता का ये वीडियो है, उस आरोपी का नाम सीबीआई की एफआईआर में 13वें नंबर पर, और उसका नाम सनी मारवा है। उसके पिता के वीडियो में दावा किया गया है कि शराब ठेके के लिए करोड़ों की कमीशन ली गई थी। इस वीडियो में शराब घोटाले में 13वें नंबर के आरोपी सनी मारवा के पिता कुलविंदर मारवा पहले क्या कह रहे हैं उसको सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। प्रॉफिट ਦੀ ਗੇਮ 80% ਹੈ 80% 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 20 ਪੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ 80 ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ। अच्छा 1+1 ਕਰਨ ਡਰ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। 80 ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨੇ ਪੈ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ 253 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ 253 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅੱਛਾ ਸਾਲ ਦਾ 253 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ 500 ਕਰੋੜ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਸੀਂ 20 ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਭਰੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ। ਮਾਲ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ 40 ਦੀ ਵਿੱਚ 80 ਦੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ 1+1 ਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ 2 ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ। 1+2 ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਲ ਤੇ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ? ਸਰ ਇੰਨੀ ਪਹਿਲੇ 70 ਪਹਿਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 70 ਰੁਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, 10 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਸੇਲ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ लो जो मर्जी बेचो। इस वीडियो में शराब नीति को लेकर जो दावा किया गया उसका गणित थोड़ा सा आपको समझा लेता हूं।
वैसे मैं आपको पूरा समझा चुका हूं, जिन लोगों को न समझ में आया वो ये कमोबेश वही बात बता रहे हैं जो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए 1 रुपया का सामान है और इनका कहना है कि ये जो 1 रुपया आप सामान का दे रहे हैं, इसमें नई नीति में क्या होता है और पुरानी नीति में क्या होता है, इसको समझिए। पिछली बार मैंने आपको 750 ml की बोतल की कीमत के तौर पे समझाया था। अब ये भाई साहब चूंकि 1 रुपया में कह रहे हैं तो वो आपको समझा रहा हूं। इसमें सामान कितने का है? 20 पैसे का, 20 पैसा। इधर भी पुरानी नीति में भी ये 20 पैसा का था। दुकानदार को नई नीति में कितना मिल रहा है? दुकानदार को मिल रहा है 80 पैसा, यानी 80% कमाई जो है वो दुकानदार की हो रही है। और उसमें पुरानी नीति में मिलता था 10 पैसा, यानी सिर्फ 10%। और सरकार को यानी सरकारी खजाने में नई नीति में कितना जा रहा है? एक फिक्स अमाउंट जा रहा है। अब आप कहेंगे चूंकि 80 और 20 तो यही हो गया, ये बॉटल की बिक्री पर आपको बता रहा हूं, तो फिक्स अमाउंट जो है वो सरकार पहले ही ले रही है। और पहले वाले में चूंकि फिक्स अमाउंट नहीं था तो 70 पैसा सरकार के खजाने में जाता था। अब कुछ लोगों का तर्क है, जैसे मैंने सुना कि आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि देखिए हमने तो पहले ही पैसा ले लिया। अरे बस पहले ही पैसा क्यों लिया? जब आप शराब पीने की उम्र घटा के 21 कर रहे हो 25 से, मतलब ज्यादा लोग शराब पिएंगे। आप शराब पीने की टाइमिंग बढ़ाकर रात में 3 बजे तक कर रहे हो, मतलब ज्यादा देर तक लोग शराब पिएंगे। एक के साथ एक फ्री दे रहे हो, मतलब आस पड़ोस के राज्यों से भी लोग खरीदने आ रहे हैं। हर तरीके से सेल बढ़ जाए इसका पूरी व्यवस्था कर रहे हो। और सेल पे पैसा कमाने की बजाय 70 पैसा 1 रुपया पे आप कह रहे हो हमको पहले पैसा दे दो। क्यों? शराब ऐसी चीज है कि आपको लग रहा था कि बिकेगी नहीं, किस बात के लिए? इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं। और जब आप सोचिए कि जो शराब बेचने वाला है उसको वो इतना कॉन्फिडेंट है कि हम पहले पैसा दे देंगे और उससे ज्यादा कमा लेंगे, सरकार को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि हम पहले पैसा क्यों लें भाई? स्टिंग में जो दावा किया गया और जो आरोप लगाए गए उसके मुताबिक दुकानदारों से अलग से कमीशन भी ली गई थी और यह अमाउंट एक्साइज से अलग है, यानी यह अमाउंट सरकार के खाते में नहीं गया। यह आरोपी का पिता स्टिंग में आरोप लगा रहा है। सुनिए। 60 करोड़ तो पहले ले लिया, 60 करोड़ को आदमी ने देता। अच्छा, कितना 150 करोड़ हो गया उन्होंने। 60 करोड़ मेरे सरकार के खाते में है ना? नहीं वो सरकार के खाते नहीं, वो दूसरे वाला अमाउंट पे कह रहे, वो थोड़ा बता रहे हो तुम अभी। 150 करोड़ से आप समझदार हो गए ना, बड़े कारोबार की गले ने गलती जी बड़ी की है ना। जिस वक्त ठेके मिलने लगे उस वक्त जी ब्लैक लिस्ट कंपनी से उन्होंने देखते हैं। हाँ, ये भी आया पेपर न्यूज से, न्यूज बोल रहे हैं ब्लैक लिस्ट वालों को बुला के दिए। जद की एयरपोर्ट का ठेका 250 करोड़ छुट्टिया से 150 वाला ने देता और कहता 250 वाला जो ब्लैक लिस्ट है। अपने बंदों को कमाई कराई है उन्होंने। नहीं अपने बंदों को नहीं जी, वो तो वो बंदे जो इनको दें, इनके विश्वास पात्र हों। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दे दिया, वहां गड़बड़ कर दी, अपने लोगों को दिया जो इनको दे उनको दिया, ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं। अब स्टिंग ऑपरेशन का वो हिस्सा सुनिए जिसमें कुलविंदर मारवा पूरे खेल में कमीशन खोरी का हिसाब किताब भी समझा रहे हैं। उन्होंने जो खेल खेले उनते दसना ही है ना कि ना एवं खेल खेल रहे खेल तो 12% जानवर है, तो जो दो रहा कहाँ से है? और शुरू में जो लेते हैं उन्होंने वो मोटे लोड़ की सी 12 पर थोड़े गाड़ी का ट्रक आया 12% पैसे मिलेंगे 6 शुरू कीजिए जल्दी। शुरू तो कोई क्वेश्चन ही नहीं ना, वो तो वैसे प्यार ना तुम जो दे दो तो 3.5 दिन तो पहले वही दे देंगे जड़े विचोले गए सी। विचोले हम विचोले अंदर जो दिता है भाई तुसी तो विचोलिया ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। सर ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? और साढ़े जब सैटल हो गई 6% जो कि जो सी आएगा तो ले जाने किसी ने 6% आसान करना समझो देना है। 6% देना भी आसान नहीं सीगा। सुन लो आज
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਆਇਆ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਈ 6 ਕਰੋੜ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਦਿਓਗਾ 10 ਛੱਡੋ हाँ वही होते दिक्कत सी सारी 6 ਕਰੋੜ ਕਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨੋਟ ਉਧਰ ਥੋੜੀ ਪੈਣੇ ਦੇ ਦੇंगे बीजेपी स्टिंग को लेकर आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया पर हमलावर है, लेकिन मनीष सिसोदिया स्टिंग को मजाक बता रहे हैं। एक बार मनीष सिसोदिया को भी सुनिए। बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है? मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप उसको भी चलाना। मनीष जी कह रहे हैं कि ये स्टिंग है, ये तो मजाक है, ऐसे तो मेरे पास पड़े हुए हैं, दे दूंगा कल चलाना। दीजिए सर, चलाएंगे। अभी तक तो लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि आपको खरीदने के लिए जो फोन आया था उसकी कॉल रिकॉर्डिंग आप कब देंगे। उसके लिए तो अभी तक मुहूर्त निकल रहा है। ऐसे ऐसे स्टिंग का मुहूर्त कब निकलेगा भगवान जाने। और ये वो लोग हैं जो दूसरे से कहते थे कि रिकॉर्ड कर लो जी, ये सबूत है। आज एक आरोपी का पिता कह रहा है तो ये स्टिंग नहीं है, ये मजाक है। जब मन में आया कहेंगे कि हाँ सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दे दी, जब मन में आएगा कहेंगे अरे स्टिंग जो है वो मजाक है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार सीबीआई के अफसरों पर उन्हें गिरफ्तार करने का दबाव बना रही है और इस दबाव की वजह से एक सीबीआई अधिकारी ने खुदकुशी कर ली। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिस सीबीआई अधिकारी जितेंद्र कुमार ने सुसाइड किया है उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ गलत केस बनाकर उनकी गिरफ्तारी को मंजूरी दें, जिस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। 2 दिन पहले सीबीआई के एक अधिकारी ने सुसाइड किया और उसकी पूरी खबर आप लोगों ने, मीडिया ने भी दिखाई थी कि किस तरह से एक सीबीआई के अधिकारी ने सुसाइड किया है। उनके बारे में पता चला है कि जिस सीबीआई अधिकारी ने सुसाइड किया था वो जितेंद्र कुमार जी थे, डेप्यूटी लीगल एडवाइज़र। ये सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच में लीगल एडवाइज़र थे। इनका काम था लीगली चीज़ों को अप्रूव करना, उनको रिजेक्ट करना, उनकी सारी लीगलिटी को देखना। और मेरे खिलाफ जो फर्जी एफआईआर कराई गई है एक्साइज के मामले में, उसका भी लीगल मामला वही देख रहे थे। पता ये चला है कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर ये उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर मुझे अरेस्ट कराने की लीगल मंजूरी दें। उनके ऊपर जिन अधिकारी ने, सीबीआई के जिस अधिकारी ने सुसाइड किया है, उनके ऊपर गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा था कि मेरे खिलाफ इलीगल तरीके से, फर्जी तरीके से केस बना के मेरे अरेस्ट को मंजूरी दें, जिसको वो मंजूरी नहीं दे रहे थे। उनके ऊपर इतना दबाव था कि वो मानसिक दबाव में आ गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब आप सोचिए कितना भयावह है कि मनीष सिसोदिया सामने आते हैं, सीबीआई के एक अधिकारी के सुसाइड को वो जोड़ देते हैं कि मेरे ऊपर उस पर एक्शन लेने के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। आप में से हर व्यक्ति यही पूछेगा कि ये कैसे पता चला, कोई सबूत? इस पर सिसोदिया जी का एक लाइन है, पता ये चला है, पता ये चला है। कोई आदमी मर गया और आपको पता है ये चला है पे आपने क्लेम ठोक दिया कि इस वजह से इसने सुसाइड कर लिया है। उस आदमी के परिवार पर क्या बीतेगी आपने सोचा? पॉलिटिक्स करने के लिए झूठ सच जो करना है नेताओं को करें, लेकिन किसी के मरने को भी इस्तेमाल करेंगे क्या? बिना किसी सबूत के हमको खरीद रहे हैं, हमको जो है पैसा दे दिया, हमारे विधायक को खरीद रहे हैं। चलिए कुछ भी बोलिए, समझ में आता है। एक आदमी मर गया, कोई सबूत नहीं कि उस आदमी ने इसलिए सुसाइड कर लिया कि भाई मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस करने के लिए कहा जा रहा था, और आप कह रहे हो उसने सुसाइड कर लिया। उसके परिवार, उसके बीवी बच्चों, उसके घर वाले, माता पिता जो होंगे, उनकी फीलिंग्स का भी ख्याल नहीं है। यह शर्मनाक पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? और आपका जब मन करे आप कहें सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी,
जब मन आए तो सीबीआई दबाव बना रही थी एक अधिकारी पर। मतलब सीबीआई का एक अधिकारी अगर इनके खिलाफ नहीं कहता तो इन पर कोई केस नहीं बन सकता था। और अभी कह रहे थे हम सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है, तो फिर कैसे दबाव बनाया होगा कि उसने आत्महत्या कर ली? कोई बात का सिर पैर होगा कि नहीं होगा? और सीबीआई को एक बयान जारी करना पड़ा बाकायदा। एक आदमी कुछ भी बोलकर चला जाए और उस पर सीबीआई को इस देश में बयान जारी करना पड़ रहा है, और इस बयान में लिखना पड़ रहा है कि सीबीआई पुरजोर तरीके से मनीष सिसोदिया के भ्रमित और गलत आरोपों का खंडन करती है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि दिवंगत अधिकारी जितेंद्र कुमार किसी भी तरीके से इस केस की जांच से जुड़े ही नहीं थे। जितेंद्र कुमार प्रोसिक्यूशन के डिप्टी लीगल एडवाइजर थे, जो दिल्ली में पहले से चार्जशीट हुए केस सुपरवाइज कर रहे थे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि दिवंगत अधिकारी ने सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। सुसाइड नोट तक में कुछ नहीं लिखा, और मनीष सिसोदिया को पता है कि हमको पता चल गया कि उसने इसलिए आत्महत्या की। कितना शर्मनाक है ये। पॉलिटिक्स में भी तो कोई स्तर बचेगा ना। टाइम्स नाउ नवभारत ने भी इस मामले में अपनी पड़ताल की। ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर ने सूत्रों से बताया कि जितेंद्र कुमार जांच अधिकारी थे ही नहीं, वो लीगल एडवाइजर थे जो एसीबी के साथ, एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ काम कर रहे थे। सुसाइड के बाद जितेंद्र कुमार के पास से जो नोट मिला उसमें किसी को मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। जितेंद्र कुमार की सेहत ठीक नहीं थी, वो हेल्थ इशू से जूझ रहे थे। वो हिमाचल के मंडी के रहने वाले थे, 2 साल पहले चंडीगढ़ से दिल्ली आए थे। सीबीआई की सफाई के बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, मैं ये मानता हूं कि सीबीआई अधिकारी जितेंद्र कुमार जांच अधिकारी नहीं है, वो लॉ ऑफिसर थे जो मेरा केस देख रहे थे। इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। अब आप मान रहे हो, वहां दावा ठोक दिया कि पता चला है कि इसने सुसाइड कर लिया, यह आदमी मेरा केस देख रहा था और इस पर दबाव बनाया जा रहा था, और अब आप कह रहे हो कि मैं मान रहा हूं ये मेरा केस नहीं देख रहा था, ये न्यायिक अधिकारी था, लॉ ऑफिसर था। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल यह भी दावा कर चुके हैं कि सीबीआई मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे चुकी है। आज भी मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई से उन्हें एक तरह की क्लीन चिट मिल चुकी है। सुनिए एक बार। सीबीआई से इन्होंने एफआईआर कराई तो सीबीआई ने भी ढूंढ ढांड के दूर से कहीं से स्ट्रेच करके 2 कंपनियों के बीच की किसी वाइट डीलिंग को जबरदस्ती मेरे ऊपर थोपने की कोशिश की, वो भी सोर्सेज के हवाले से तो एफआईआर में लिखा। उसके बेस पे मेरे घर पे रेड डलवा दी, घर पे कुछ नहीं मिला। मेरे परिवार का लॉकर तलाश लिया बैंक का, उसमें कुछ नहीं मिला। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। उस दिन क्या कह रहे थे? सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दे दी है। अरविंद केजरीवाल ने आकर कहा सीबीआई से क्लीन चिट मनीष सिसोदिया को मिल गई। आज क्या बोल रहे हैं? सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई है। अभी सीबीआई ने कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की, जांच कंप्लीट नहीं की, दावा ठोक दिए। मनीष सिसोदिया को क्या वाकई सीबीआई से क्लीन चिट मिल चुकी है? इस पर भी आज सीबीआई ने स्थिति साफ की। सीबीआई ने जो बयान जारी किया उसमें कहा कि शराब नीति केस में अभी जांच चल रही है, किसी भी आरोपी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। मनीष सिसोदिया का भ्रमित और गलत बयान जांच से ध्यान भटकाने की कोशिश है, और ऐसे बयान एक अधिकारी की मौत की जांच में भी दखल देने जैसा है। एक जांच एजेंसी को बयान जारी करके सफाई देनी पड़ जा रही है, और जिन लोगों को सफाई देनी चाहिए कि खरीदने का सबूत कहां है, विधायकों को खरीदने का सबूत कहां है, क्यों जो शराब नीति बनाई गई उसके लिए कैबिनेट से विशेष पावर मिल गई मनीष सिसोदिया को, और वो जो फैसला हुआ था वो बाद में पलट दिया गया, क्यों शराब नीति वापस ली गई, क्यों शराब नीति में पर बॉटल की बिक्री के बजाय पहले से पैसा लेने की बातें हुई, क्यों ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को जो है वो ठेके देने की बात सामने आई, क्यों कुछ कंपनियों पर को फायदा पहुंचाने का आरोप लग रहा है, इसमें से एक का जवाब नहीं है। लेकिन ये जो बोलेंगे वो परम सत्य है। आरोपों की सियासत के बीच दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आज आम आदमी पार्टी के नेताओं को लीगल नोटिस भेज दिया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया था कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के चेयरमैन रहते हुए वीके सक्सेना 1400 करोड़ के घोटाले में शामिल थे। और मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि कैसे उस मामले की सीबीआई जांच कर चुकी है और विनय सक्सेना को क्लीन चिट दे चुकी है। एलजी ने इन आरोपों को झूठ और बदनाम करने वाला बताया।
एलजी ने आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और जैस्मिन शाह के खिलाफ लीगल नोटिस भेजा है। लीगल नोटिस में कहा गया है कि एक प्रेस रिलीज जारी करके आम आदमी पार्टी और उससे जुड़े सभी लोगों को इस तरह के झूठे, निराधार और दुर्भावनापूर्ण बयान देने और उनको वायरल करने से दूर रहने का निर्देश दिया जाए। लीगल नोटिस मिलने के 48 घंटे के अंदर आम आदमी पार्टी से जवाब मांगा गया है। तो इस देश में जो पॉलिटिक्स बदलने आए थे, उन्होंने क्या बदलाव लाया है वो आपके सामने है। पाठशाला में अब टीचर्स डे पर देश के शिक्षकों की सबसे बड़ी पीड़ा की क्लास। आज 5 सितंबर है, यानी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस। हर कोई अपने अपने टीचर को याद कर रहा है, लेकिन आज हम टीचर्स की पीड़ा की बात करेंगे, जिसकी बात कोई नहीं कर रहा। भारत में शिक्षक होना कितना चैलेंजिंग है यह भी समझिए, क्योंकि यह वो देश है जहां हर छोटे बड़े सरकारी काम में शिक्षकों को खपा दिया जाता है। भारत में शिक्षक होना बड़ा मुश्किल काम है बॉस। सरकारी शिक्षक होना तो और ज्यादा कठिन काम है, क्योंकि सरकारी शिक्षक के पास बच्चों को पढ़ाने के अलावा भी कई काम होते हैं जो उनको मजबूरी में ही सही लेकिन करने होते हैं। टीचर्स के उन कामों के बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे आप सोचते हैं सर पढ़ा के चले गए, मैडम पढ़ा के चली गए, और क्या काम है इनके पास। टीचर्स के आप एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं ना, टीचर्स के एक्स्ट्रा काम आपको दिखा रहा हूं। आप एक्स्ट्रा क्लास करते हैं, वो एक्स्ट्रा काम करते हैं, जिसमें चुनाव की ड्यूटी शामिल है। जब चुनाव होता है ना और आप देखते हैं कि वहां पर लोग खड़े रहते हैं, उसमें चुनाव ड्यूटी में भी इनको लगाया जाता है। इसके अलावा जनगणना में लगाया जाता है। इसके अलावा आधार कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें लगाया जाता है। पोलियो वैक्सीनेशन के लिए भी टीचर्स को ड्यूटी पे लगा दिया जाता है। कोविड वैक्सीनेशन, मिड डे मील, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में ड्यूटी लगती है। हाउस होल्ड सर्वे कराना हो तो सरकारी टीचर्स का इस्तेमाल होता है। बाल गणना के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये वो काम है जिनमें शिक्षकों का समय खर्च होता है, तो जाहिर है कि वो छात्रों को कितना समय दे पाएंगे, और उससे बड़ा सवाल यह है कि कितने मन से पढ़ा पाएंगे। बच्चे का रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक ना आए तो अक्सर लोग स्कूल के शिक्षकों को दोष देते हैं कि वो सही से पढ़ा नहीं पा रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में शिक्षकों के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है। 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के नेशनल अचीवमेंट सर्वे के मुताबिक 65% शिक्षकों पर एक्स्ट्रा काम का बोझ है। 44% शिक्षकों के पास काम करने की सही जगह ही नहीं है। 2021 में ही काउंटिंग वेल नाम के ऐप ने देश के शिक्षकों पर एक सर्वे कराया था, जिसके मुताबिक 90% टीचर्स ने माना कि कोविड के बाद काम बढ़ गया है। 45% ने माना कि कोविड के बाद 2 घंटे ज्यादा काम बढ़ा है। नेशनल फाउंडेशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक टीचिंग जॉब दूसरी नौकरियों के मुकाबले ज्यादा स्ट्रेस वाली नौकरी है। हर 5 में से 1 शिक्षक काम को लेकर तनाव में रहता है। 41% शिक्षकों का मानना है कि काम के दौरान फुर्सत ही नहीं मिलती। लंच के लिए भी 20 मिनट से भी कम समय मिलता है। प्राइवेट स्कूल के टीचर्स का तो और बुरा हाल है। बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने गैर सरकारी शिक्षकों की स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके मुताबिक प्राइवेट स्कूल में शिक्षकों को प्रोबेशन पीरियड पर लंबे समय तक रखा जाता है। टीचर्स को किसी भी तरह की पेंशन नहीं मिलती, कोई सिक लीव नहीं मिलती, छुट्टी लेने पर सैलरी से पैसे कटते हैं, कम सैलरी में ज्यादा काम करवाया जाता है। पढ़ाई के अलावा भी दूसरे काम करने पड़ते हैं। टाइम टेबल में फ्री पीरियड होने पर भी फ्री टाइम नहीं मिलता। स्कूल से निकाले जाने का खतरा बना रहता है, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट हायर एंड फायर की नीति पर काम करते हैं। भारत में सरकारी और प्राइवेट टीचर्स की सैलरी के बारे में भी आपको बता देता हूं। सरकारी प्राइमरी स्कूल के शिक्षक की शुरुआती सैलरी 42,000 से 45,000 रुपए होती है। यानी सरकारी स्कूल में कक्षा 1 में पढ़ाने वाले शिक्षक को लगभग 45,000 रुपया महीना मिलता है। सरकारी टीचर्स को पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन मेडिकल बीमा भी नहीं होता। अब प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की सैलरी के बारे में बताता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग है। सैलरी के हिसाब से प्राइवेट स्कूलों को 5 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, A+, A, B, C और D। A+ स्कूल में जो सैलरी बताई जाती है, सुन रहे, बताई जो जाती है वो दी जाती है। A कैटेगरी के स्कूल में जो सैलरी बताई जाती है उतनी ही दी जाती है, लेकिन अकाउंट में सैलरी आने के बाद उसमें से कुछ रकम स्कूल वापस ले लेता है। यह भी होता है।
बी कैटेगरी के स्कूलों में सैलरी का क्राइटेरिया और कम हो जाता है। सी और डी कैटेगरी के स्कूलों में शुरुआती सैलरी 3,000 रुपए होती है। इसके अलावा कुछ बड़े स्कूल टीचर्स को 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर भी रखते हैं, यानी 11 महीने के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ तो नौकरी गई। देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार काम कर रही है। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नई योजना का ऐलान किया। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, यानी पीएम श्री। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत देश भर के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इन स्कूलों में आधुनिक और परिवर्तनकारी तरीके से शिक्षा दी जाएगी, जहां नई नई खोज की जाएंगी। नई तकनीक के साथ स्मार्ट क्लासरूम, खेल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो जब भी टीचर्स डे मनाएं, सिर्फ टीचर्स को धन्यवाद और कार्ड देकर कह देना कि बहुत अच्छा रहा सर, और उसके बाद साल भर कहना कि इनको आता ही क्या है, ये करते ही क्या है। उससे पहले ये समझिए कि वो कितने स्ट्रेस में काम करते हैं, कितना ज्यादा काम करते हैं और आपका भविष्य बनाने के लिए काम करते हैं। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।